हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, लेकिन ये जो गद्दारों की फौज बन गई है। अगर 7 साल में एक मुख्यमंत्री बारामती का विकास कर सकता है तो 9 साल में कुछ तो इसके हिसाब से होना चाहिए था। दोनों तरफ उनके दोनों बेटे हैं, 10 साल से पिछले 10 साल से खाली विलास राव के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके नाम पे चुन के आ रहे हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू था वो गिरने के बाद यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी, यहाँ पर अजित पवार ने माफी मांगी। हालांकि रोते रोते तो नरेंद्र मोदी ने भी माफी मांगी प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसने आज तक माफी नहीं मांगी, वो है देवेंद्र फडणवीस। अभी महाराष्ट्र में खाली कुत्ते की लड़ाई जैसी रहती है वैसा इधर का पॉलिटिकल है। मैं इस वक्त कुछ बात नहीं कर सकता वो काम के वास्ते, तो कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं समर्थक बीजेपी का हाउस होल्डर क्यों, लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए कि बीजेपी को अगर मैं वोट दिया तो बीजेपी का बाद में दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकारें ही रही हैं। ये शाप है, ये महाराष्ट्र के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए शाप है। महाराष्ट्र घूमते घूमते करीब 9-10 दिन हो गए हैं मुझे, और अभी तक वकील साहब लोगों से बात नहीं हुई थी। तो हम लातूर में थे और लातूर में कचहरी के सामने से गुजर रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना आज वकील साहब लोगों से बतिया ले जाए। लातूर की अगर बात करेंगे तो लातूर विलास राव देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो यहीं से थे। अभी अगर बात करें लातूर शहर की तो यहाँ से अमित देशमुख जो कि उनके बड़े बेटे हैं, वो लगातार 3 बार से विधायक हैं और इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सामने देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता रहे, अब फिलहाल 2 बीजेपी में हैं, शिवराज पाटिल, उनकी बहू हैं रचना पाटिल चुनावी मैदान में। अगर लोकसभा चुनाव की पिछली बात करें तो यहाँ पर 2014 और 19 जीतने वाली बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। अब विधानसभा चुनाव का मौका है। लातूर की और विशेषताओं की बात करें तो इसको एजुकेशन हब के तौर पर भी देखा जाता है महाराष्ट्र के। इसके अलावा यहाँ सोयाबीन बहुत होता है, तमाम दालें होती हैं, सोयाबीन की फैक्ट्री है, शुगर केन होता है, गन्ना होता है काफ़ी ज़्यादा, तो गन्ना की भी फैक्ट्री हैं। तो लोग फिलहाल विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ वकील साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए, एक वकील साहब ये, एक वकील साहब, दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो एकदम महाराष्ट्र वाला हाल हो गया जो हमको महाराष्ट्र में दिख रहा है कि आप उधर इशारा, आप उधर इशारा। जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट उदय गवारे। कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस? मैं गए 35 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। 35 साल से? 35 साल तो आपने तमाम नेताओं को, तमाम दौर आपने आते जाते देख लिए हैं। थोड़ा हमें अपने शहर लातूर के बारे में बताइए, क्या खासियत है यहाँ के बारे में बताइए। जो लातूर ये निज़ाम गवर्नमेंट थी, यहाँ पर आज़ादी के पहले यहाँ पर निज़ाम शासन था, ब्रिटिशों का नहीं था। और हालांकि आज़ादी की जंग हो या कोई राजनीति हो, वकील उसमें वो कौन सी पार्टी का हो हर हिस्से में उसमें भाग लेता है। वकीलों का तो पूरा लंबा इतिहास रहा है। देश को आज़ाद कराने वाले जो भी लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, सभी लोग वकील डेफिनेटली। और हमारे यहाँ के नेता भी विलासराव जी देशमुख वकील थे। अच्छा। और हमारे बार के वो मेंबर थे। अच्छा। और वैसे ही शिवराज पाटिल भी वकील थे और हम मेंबर थे, वो लेक्चरर थे लॉ कॉलेज में। तो वकीलों का बहुत बड़ा यहाँ पर दबदबा है, मतलब लातूर में वकीलों का दबदबा है, ऐसा कहा जाता है। 2 कैबिनेट मंत्री, सेंट्रल में 2 मंत्री थे हमारे, श्रृंगारे साहब थे, उसके बाद विलासराव भी थे, उसके बाद शिवराज पाटिल भी सेंट्रल में मिनिस्टर थे, और यहाँ पर केशवराव सोनवणे जो थे वो यहाँ पर विधानसभा महाराष्ट्र में मिनिस्टर रहे वाले। कैसे नेता थे विलासराव देशमुख? विलासराव देशमुख एक हरपन मौला जो से कहे जाए तो वैसे थे। वो किसी पार्टी से लेना देना, दिल खुलास, जिसका भी फोन जाए वो उठाते थे, काम करते थे। और उनको पार्टी जब थी इलेक्शन तक पार्टी, उसके बाद उनके सब लोग आते। अच्छा। और उसी का सिलसिला भी उनके यहाँ के लड़के जो है और उम्मीदवार अमित देशमुख वो चला रहे। जैसे आपने कहा कि विलास राव देशमुख सबका फ़ोन उठाते थे, सबसे बातचीत करते थे, मगर उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया? जैसे हम आते हैं भाई सीएम सिटी कहने को, अब तो नहीं, मतलब एक समय सीएम सिटी था ये, उस हिसाब से क्या यहाँ पर विकास काम जो होने चाहिए थे वो हुए? लातूर में पानी की समस्या हम बहुत सुनते हैं, अभी भी है क्या? लातूर जो था वो पहले उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट था, उसमें का एक तालुका था। 1982 में
यहाँ पर जिला होने के बाद अगर आप लातूर का पूरा माहौल देख लिए तो विकास तो हो गया है। यहाँ पर तकरीबन 36 रीजनल ऑफिसेस यहाँ पर है। पानी का मसला तो है ही, ये अभी भी है। ये मराठवाड़ा रीजन है, यहाँ पर बड़ी नदी नहीं है, पानी का जो स्रोत बोलते हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो भी विलासराव जी ने उनके पीरियड में यहाँ पर जो मांजरा रिवर है उस पर बैरेजेस किए, उसका फ़ायदा यहाँ के एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उनको ज़्यादा होता है। लेकिन पीने का पानी का मसला ये तो सोचना पड़ेगा, पूरे लातूर वालों ने सोचना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि लातूर जो आता है वो गोदावरी खोरे में आ जाता है। और हम बात करते उजनी का पानी लेंगे, लेकिन उजनी का पानी हम नहीं ले सकते, वो कृष्णा खोरे, उसका राइट हमको नहीं बनता। इसलिए गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, अपने को सोचना ये पड़ेगा कि जो पानी नासिक में सह्याद्री का जो पानी अरबी समुद्र को जाता है, सागर को जाके मिलता है, वो पानी अगर हम इधर घुमा लिए तो निश्चित यहाँ पर पानी का मसला तो पानी का मसला चुनाव में मुद्दा रहता होगा। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट विजय जाधव। 9 साल मुख्यमंत्री रहे लातूर को आदरणीय विलासराव जी, लेकिन 9 साल कुछ कम समय नहीं है। यहाँ पे विलासराव देशमुख के पहले एक सूत मिल का रहा करती थी और 2500 लोग काम करते थे सूत मिल में। और यहाँ एक आशिया खंड के मशहूर डालडा फैक्ट्री थी और 3500 लोग काम करते थे। ऐसे मिलके 6000 लोग को 82 के पूर्व लातूर में काम था हाथ को। लेकिन विलासराव देशमुख का 2001 से 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर आप MIDC लातूर की देख लीजिए तो लातूर के युवकों को 2000 युवकों को काम नहीं है। विकास किसको बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर होना, विकास युवकों के हाथ को काम होना। जो सिटी बढ़ रही है इसके हिसाब से पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होना, इसे विकास कहते हैं। विकास की व्याख्या कहीं तो बैरेज बना के आसपास के नदी के आसपास का जो एरिया है इरिगेटेड किया तो विकास नहीं होता। लातूर जिले का जो पूरा क्षेत्र है उसके किसान खुश होने चाहिए। अगर लातूर क्षेत्र में आपने शुगर फैक्ट्री का इतना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो वो शुगर फैक्ट्री के हिसाब से पश्चिम महाराष्ट्र में अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कारखाना जो फैक्ट्री गन्ने को ज़्यादा दाम देती है वो दाम लातूर में होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। इधर किसानों के वास्ते जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं किया। 9 साल में अगर 7 साल में एक मुख्यमंत्री बारामती का विकास कर सकता है तो 9 साल में कुछ तो इसके हिसाब से होना चाहिए था। इसके लिए विलासराव देशमुख के नाम पे जो बोला जाता है विकास हुआ, ये सब झूठ है। विकास नहीं हुआ। अभी उनके दोनों बेटे हमारे इधर 2 मतदार संघ हो गए, लातूर शहर और ग्रामीण लातूर, दोनों तरफ उनके दोनों बेटे हैं। 10 साल से, पिछले 10 साल से खाली विलासराव के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके नाम पे चुन के आ रहे हैं और विकास तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपने जिक्र किया, मैंने बताया था कि अमित देशमुख लातूर शहर से विधायक हैं, लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख नाम है उनका, जो छोटे बेटे हैं उनके, और जो एक्टर है रितेश देशमुख वो बीच के हैं। ऐसा है? तो सबसे बड़े भाई और सबसे छोटे भाई जो हैं दोनों लोग राजनीति में हैं, दोनों लोग विधायक हैं। तो थोड़ा सा अब आप लोग भाई, चुनाव का वक्त है, 5 साल बाद हिसाब लेने का वक्त भी होता है। तो अमित देशमुख लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, तो पिछले अगर 5 साल की बात कर लें, 3 बार को छोड़ दीजिए, कैसा काम रहा उनका यहाँ पर क्षेत्र में? और ये अभी 15 साल से जो एक आमदार हमारे इधर है, सांसद है, उनका काम ऐसा होना चाहिए। अभी शहर का भी देख लिया तो जगह जगह पे गंदगी फैली हुई है। शहर को 8 दिन में 1 बार पानी मिलता है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होने के लिए जो MIDC एक्विजिशन है उसमें बड़े उद्योग आनी चाहिए। और जो उद्योग वैसा तो बीजेपी वाले ने भी एक उद्योग लाया था कोच फैक्ट्री का, वो भी दो टर्म हो गए, इलेक्शन के 2 टर्म, 10 साल हो गए, उन्होंने भी वो उद्योग चालू नहीं किया। एक ही युवक के हाथ को काम नहीं मिला। इसीलिए लातूर में जो पॉलिटिकल है, दोनों ही, मैं बोलता हूँ कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, लातूर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। लातूर
ये ऐसी सिटी है, एग्रीकल्चर हब है। हम यहाँ से चने की और तूर दाल पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया को पहुँचाते हैं। आशिया खंड में हमारे इधर का जो भाव निकलता है तूर का और चने का, ये लातूर में से निकलता है। और ये सोयाबीन का एक बड़ा हब है। इसके लिए इधर सोयाबीन जो कई खरीद रहे हैं, उसके प्रोसेसिंग की यूनिट जो है वो बननी चाहिए और अच्छा दाम किसानों के हाथों को मिलना चाहिए, किसानों के बच्चों को इधर काम मिलना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि सोयाबीन बहुत होता है मगर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है यहाँ पर ऐसी, क्या है? कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। चाय ले लूँ पहले मैं, हैं ठंडी हो जाएगी। अब मैं चाय भी लातूर की टेस्ट करता हूँ जरा एक बार, देखता हूँ कि भाई, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में मैं घूम रहा हूँ, आप लोग चाय बहुत मीठी पीते हैं। अब मैं चेक करने वाला हूँ लातूर वाले मीठी पीते हैं क्या? अरे आप लोग तो चाय मीठी नहीं इतनी, क्या मीठे है तो आपकी बात बहुत मीठी है। बात मीठी है मगर चाय, पहली चाय पी रहा हूँ महाराष्ट्र में जो कम चीनी वाली मिली है। तो जैसे अब मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा था, है ना, अमित देशमुख के काम के बारे में क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? रविकांत झाड़के। ये सागर कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अभी यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल, लंबा अनुभव है। नंबर नंबर। क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? क्या मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे होते हैं, सिर्फ नेता बड़ी राजनीतिक पार्टियों के इर्द निपट जाता है सर? नहीं, यहाँ मुद्दे तो होते हैं। क्या है जैसे? मुद्दे अभी वो विकास के, वही जो बोले राजकीय जो पार्टी के नेता है, राजकीय विरोधक एक में के उनके कार्यकर्ते हैं, जैसा अभी उसने बोला, वो बोलेंगे क्या विलासराव ने कुछ नहीं किया, उसके बाद उसके बेटे ने भी कुछ नहीं किया, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन वो लास्ट 3 टाइम पे जीत के आ रहे हैं। क्यों दिया लातूर के लोगों ने जिता के उनको? ये सवाल तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे? तो इधर जो इन्होंने कहा कि हाँ, पिता के नाम पे जीत रहे वही तो बोल रहा हूँ भाई कि वो जो विरोधक है उनके पार्टी के, वो वही बोले कि कुछ नहीं किया। हैं। आपको लगता है किया है? हाँ, मैं आपको नहीं, मुझे नहीं लगता, इधर के लोगों को लगता है। आप इधर के लोग ही हैं ना। हाँ, तो इधर के लोगों को लगता है, इसलिए उन्होंने जिता के। क्या लगता है, मतलब कुछ बताइए। ये तो है कि 3 टर्म से वो जिता के आ रहे हैं। क्यों जिता के आ रहे हैं? कुछ तो किया होगा, इसलिए जिता के आ रहे हैं। बताइए ना क्या किया? जनता देखेगी। वो उस्मानाबाद से वो लातूर डिस्ट्रिक्ट आगे सेपरेट होने के बाद जो उस्मानाबाद में कुछ नहीं हुआ, वो इधर हुआ। क्या हुआ? अभी इधर क्या बोलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इधर का नहीं था। दूसरा, शुगर फैक्ट्री। अगर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो सब शुगर फैक्ट्री बंद है, चलते ही नहीं। इन्होंने उनके 10 शुगर फैक्ट्री है, लेकिन उधर चलाते हैं। पानी का प्रॉब्लम है, फिर भी चलाते हैं। अच्छी किसानों को अच्छा दाम देते हैं, इसलिए वो चलाते हैं। तो बाकी को किसी को नहीं चलाते आते। वो शेतकरी संगठन के जो कुछ नेता है, कार्यकर्ता है, उनको बोलते वो नहीं कुछ किया। और 10 शुगर फैक्ट्री कैसी चल रही है इधर सक्सेसफुली? 1000 करोड़ रुपए DCC बैंक। दूसरा, वो जो DCC बैंक है, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, डिस्ट्रिक्ट बैंक, वो बैंक, वो अच्छी तरह वो 100 करोड़ का नफे में चल रही है वो अभी। और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट की देखेंगे तो सब नुकसान में। तो इसलिए उन्होंने कुछ तो किया है, करते हैं, इसलिए उनको लोग जिता के देते हैं। वो बोलने वाले बोलेंगे कुछ नहीं किया। इस बार क्या लग रहा है, जैसे सामने अर्चना पाटिल हैं, है ना, जाहिर सी बात है भाई, 3 बार के विधायक हैं, तो एक सत्ता विरोधी लहर जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो है कि नहीं? क्या यहाँ पर क्या माहौल दिख रहा है? क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट जैनुद्दीन शेख। मैं एक्चुअली ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ और हमारे धीरज देशमुख विधायक। जी कैसा काम धीरज था देशमुख उनका वहाँ पे? बहुत बढ़िया काम है। क्या किया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने 2020 शुगर जो कारखाना है उसकी निर्मित की हुई है, और हमारा जो रेना कारखाना है, और बहुत सारे दवाखानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हुए हैं। और सबसे पहले ग्रामीण में ये माना जाता है कि किसानों के लिए क्या काम किया है, तो ये ज़रूरी है। तो किसानों के लिए उन्होंने जो किया है, जो आजू बाजू के जो कारखाने हैं उनका भाव देखिए, और अभी जो हमारे लातूर ग्रामीण के ट्यूटी का या रेना कारखाना का जो भाव देखेंगे तो उसमें तुम्हारे को तफावत दिखे। तो एक्चुअली उन्होंने उनके स्तर पर बहुत सारा अच्छा काम किया है। इस बार चुनाव में क्या माहौल है? या धीरज देशमुख है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। अच्छा, सामने कहाँ से हैं? लातूर से। लातूर में क्या लग रहा है? अर्चना पाटिल आई हैं सामने,
शिवराज पाटिल बड़े नेता थे। काम जो अच्छा करता है उसको इसकी यह जनता चुन के देती है। तो जनता क्या सोच रही है? आप लोगों के पास तो तमाम क्लाइंट आते होंगे, पूरे शहर के लोग आते होंगे, अब तो चुनाव वाले थोड़ी चर्चा भी हो जाती होगी, तो चर्चा क्या चल रही है? अमित देशमुख आता, अमित देशमुख अमित देशमुख क्यों? काम करता है वो। पर्यायी नहीं है ना यार, उसके सिवा पर्यायी नहीं है यहाँ पे। दूसरों के पास क्या विजन है? आज अर्चनाताई पाटिल को हम देंगे तो विजन क्या है उनके पास? विजन चाहिए ना। आप समझो कांग्रेस से आई हो, आप बीजेपी में जाओगे, लेकिन ये स्टेबल नेता है, ये एक विचार का नेता है और सबको साथ में लेके चलने वाला नेता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? संजय पाटिल। क्या करते हैं आप? वकील है, एडवोकेट। अरे वो कोट नहीं पहने थे ना, इसलिए हम पहचान नहीं पाए। नॉर्मली तो वकील साहब लोग पहचान में आ जाते हैं। तो आज आप छुट्टी है क्या आपकी? आज छुट्टी है। छुट्टी है। क्या आपको कहीं है, लातूर के रहने वाले हैं? क्या दिख रहा है माहौल चुनाव में? माहौल तो अभी बोल नहीं सकते, फाइट टाइट है। टाइट है? हाँ, टाइट है मतलब फाइट है। फाइट है। अर्चना पाटिल वर्सेस अमित देशमुख। अमित देशमुख। एक तरफा मामला नहीं है। नहीं नहीं, पिछला चुनाव हम देख रहे थे, वो मजे की लीड से जीते थे, 50-60 हजार वोटों से जीते थे। अमित देशमुख पिछला चुनाव बड़े अच्छे मार्जिन जीते थे, हैं? इस बार क्या लगेगा? अभी जो भी आएगा 10 से 15 हजार वोट से आएगा। मामला टाइट हुआ क्यों? क्या कारण है? अभी उसका कुछ ऐसा कुछ नहीं। कारण क्या है? मतलब ये जो फाइट आप कह रहे हैं हो गई है, मामला टाइट हो गया, उसका कारण क्या है? कारण क्या बोलना अभी? अरे वकील साहब लोग बात तो खूब दलीलें होते हैं, कुछ बताइए, हैं? अब जैसे कि यहाँ की बात हो गई, लातूर की बात हो गई, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में 3 सरकारें देख ली। पहली सरकार बनी थी अजीत पवार डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस सीएम, 3 दिन सरकार चली। उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, महाविकास आघाड़ी सरकार बनी। उसके बाद आए 2022 में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तोड़ के पार्टी, और डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। बाद में फिर अजीत पवार भी आ गए। तो 3 सरकारें लगभग हमने देख ली। तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में लातूर के वकील क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र स्वाभिमानी महाराष्ट्र है। यहाँ का जो इंसान है वो स्वाभिमान से जगता है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, लेकिन ये जो गद्दारों की फौज बन गई है गए आधे साल से, उसके खिलाफ इतना वातावरण है कि आगे चल के 30 तारीख को महाविकास आघाड़ी यहाँ पर सरकार बना रही है। और ये असेंबली की इलेक्शन है, और असेंबली की इलेक्शन में विकास की संकल्पना जो रहती है उसके बगैर ये स्टेट का योजना क्या चलेंगी उसका सोच वहाँ का विधायक करता है। लेकिन ये बात छोड़ के जो पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, लेकिन ये बात से मैं आपको अवगत करूँगा कि यहाँ के शिवराज पाटिल चाकूरकर गए कितने साल वो सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, हालांकि सभापति रहे, बाद में राज्यपाल रहे। उन्होंने यहाँ पर हरंगुल में एक प्रोग्राम में लालू प्रसाद आए थे। यहाँ की जो रेल ब्रॉडगेज बन गई, वो प्रोग्राम में उन्होंने कबूल किया था, मैंने रेल का ब्रॉडगेज करने के लिए कभी भी बात नहीं की। अगर ऐसी बात अगर वो करते हैं तो बहुत कांग्रेस ने उनको दिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया। उसके बगैर विलासराव ने उनके पीरियड में जब मिनिस्टर बन गए, वो पूरे ऑफिसेस लातूर को आ गए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया, यहाँ का ब्रॉडगेज बन गया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का उसको सब सेंटर बन गया। और ये जब देखते हैं आज लातूर का जो माहौल है, मुझे बचपन में याद है लातूर से बारिश बड़ी थी, लातूर से जालना बड़ा था, लेकिन आज लातूर एजुकेशनल हब है। कोटा के बाद पूरे देश में, कोटा के बाद अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल को जाता है तो लातूर से जाता है। तो हमको ये लगता है कि ये जो माहौल बन गया वो शांति से यहाँ का व्यापारी जो है, उद्योजक है, इसको दादागिरी नहीं चलती। ये सुसंस्कृतपना जो है वो देशमुख फैमिली, आज तक शिवराज पाटिल चाकूरकर ने भी लिखा, लेकिन अब ये जो बीजेपी का जो माहौल है वो क्या करते हैं, कटेंगे बटेंगे। ये जो जातिवाद जो चल रहा है उसके खिलाफ हम, ये महाराष्ट्र में नहीं हो जाना चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के यह बात से आपको अवगत करूंगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू था वो गिरने के बाद यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने माफ़ी मांगी, यहाँ पर अजित पवार ने माफ़ी मांगी, हालांकि रोते रोते तो नरेंद्र मोदी ने भी माफ़ी मांगी प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसने आज तक माफ़ी नहीं मांगी, वो है देवेंद्र फडणवीस। ये पूरे
बहुजन उनके खिलाफ है। इसलिए सब बहुजन एक जगह आ जाएंगे और महाविकास आघाड़ी को चिटके देंगे। जैसे इन्होंने बताया महाविकास आघाड़ी, सबको ऐसा लगता है? नहीं, वे महाराष्ट्र का राजकारण अगर पूछ रहे हैं आप, तो महाराष्ट्र की शुरुआत फोड़ाफोड़ी से हो गई और शिवसेना भाजपा के साथ चुन के दी थी। शिवसेना को फोड़ के ने ये शरद पवार के राष्ट्रवादी ने सत्ता स्थापित करी, उसमें कांग्रेस भी आए। इसके बाद 2.5 साल इनका चल गया, 2.5 साल में दूसरी पार्टी आ गई। अभी महाराष्ट्र में खाली कुत्ते की लड़ाई जैसी रहती है वैसा इधर का पॉलिटिकल है। और दूसरी गोष्ट ये बात ये है कि महाराष्ट्र में मुफ्त का बांटना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बोलता, कोई युवकों के हाथ को काम के बारे में नहीं बोलता, कोई ग्रामीण भाग के सड़क के बारे में नहीं बोलता, नहीं किसान के खेती बिजली के बारे में नहीं बोलता, पानी के बारे में नहीं बोलता। यहाँ बोलता है लाड़की बहन और किसानों को कुछ तो फेंकना, मुफ्त का बांटना। महाराष्ट्र में 257 लाख कोटी रुपए पहला कर्ज था, अभी ये 2.5 साल में दुप्पट बढ़ गया। अभी क्या करना, अभी आने वाली कोई सरकार होगी अगर मुफ्त बांट देगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधार सकता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती। इसीलिए बहन योजना कैसे देखते हैं आप, वो ठीक है नहीं ठीक है? क्योंकि इन्होंने 1500 दिए हैं, महाविकास आघाड़ी वाले कह रहे हैं हम 3000 देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जो लड़ाई चालू है कुत्ते की लड़ाई जैसा है, कोई किसका एजेंडा नहीं है, सब पक्ष वाले मुफ्त में बांटने को लगे हैं। अगर 1500 रुपए बांट रहे हैं लाड़की बहन में, तो तेल का डिब्बा 1000 रुपए से बढ़ गया, तेल का डिब्बा 1000 रुपए से बढ़ गया, तो किसानों का सोयाबीन 2000 से पड़ गया। गए साल हमारे इधर गन्ने को 2800-2900 रुपए दिए थे 1 टन को, इस बार 2700-2600 रुपए में बच गए। अभी ये किसी महाराष्ट्र सरकार में कुछ पैसे का पेड़ तो नहीं है, किससे तो लूटना है, किससे में बांटना है। अगर बांटते रहेंगे तो लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे तो बांटते रहेंगे। ये फार्मूला महाराष्ट्र सरकार के सब पॉलिटिकल वाले ने चलाया है। तो आपको फिर क्या लग रहा है चुनाव में फिर क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में सरकार भाई 2 मुख्य हैं अगर देखा जाए, महाविकास आघाड़ी है और एक महायुति है ना। पार्टियों को टूट फूट हो गई, 3-3 पार्टियां दोनों तरफ हो गई हैं। लग क्या रहा है किसकी सरकार किसकी आ रही है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बहुमत से तो एक ही उसकी किसी की ही सरकार नहीं आएगी, अगले 5 साल में नहीं आएगी। अगले साल में ऐसा ही फोड़ जोड़ चलेगा और दूसरी सरकार बनेगी, मिल बांट के खाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि असली चुनाव 23 तारीख के बाद होगा, जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद तय होगा कि कौन किसका साथ रहेगा। तो फिर आप लोग के मन में भ्रम नहीं रहता कि इसको दे रहे हैं वोट, पता नहीं वो किसके साथ रहेगा, हम तो इस पार्टी को दिए थे, कल वो किसी और पार्टी। हमारा नेता एकनिष्ठ है, वो भी अमित देशमुख और कांग्रेस पक्ष के साथ है। उनको उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आता होगा, लेकिन वो टिके है। मगर यही कांग्रेस और शिवसेना साथ में आ जाएंगे, किसने सोचा था? आप लोगों ने सोचा था क्या? अमित शाह ने जब धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को आश्वासित किया था कि हम मुख्यमंत्री, तो दावा है ना उनका। अमित शाह कहते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, पहले क्यों खामोश रहे अमित शाह? पहले क्यों खामोश रहे? बाद में ये बात करते हैं। और आपसे ये बोलूँगा 23 तारीख को जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, सेंट्रल की नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। कैसे? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? हालांकि नीतीश कुमार, उसके बाद नायडू, ये दोनों वक्त जो बिल है उसके खिलाफ है। और नीतीश कुमार ने ये देश में जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, और वो जो है और महाविकास आघाड़ी के पंचसूत्री में लिखा हुआ है कि जाति न्याय जनगणना पूरे देश में करेंगे और 50% का जो बैरिकेड्स है रिजर्वेशन के लिए वो हटा देंगे। ये बात बहुत अच्छी है। अगर यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमको गठबंधन का, जो इंडिया गठबंधन बना था उसका नेता बना दो, प्रधानमंत्री का चेहरा बना दो, उनको कुछ किया नहीं, वो तो चले गए छोड़ के, वो तो बीजेपी के साथ है। और वो कहते हैं कि मैं तो अब हमेशा बीजेपी के साथ ही रहूंगा, अलग नहीं होऊंगा। तो ये थ्योरी कहाँ से आई? हाँ, नीतीश कुमार जो है, आज तक उनका इतिहास पढ़िए, कितने बार उधर गए, कितने बार पलटू बोलते हैं आप, तो आप मीडिया में उनको पलटू राम बोलते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि नीतीश कुमार जाति न्याय जनगणना ये होने के लिए वो गवर्नमेंट से बाहर निकलेंगे, और वही हालत नायडू की भी हो जाएगी। और लगता है आपको?
नहीं लगता मेरे को ऐसा, क्योंकि अगर जाति न्याय जनगणना का सूत्र अगर सेंटर में लग रहा है तो मोदी जी वही भी एक्सेप्ट करेंगे सत्ता में रहने के लिए। सत्ता में कोई भी अभी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर रहा है, जनता का भरोसा किसी पे भी नहीं, लेकिन किसी को तो चुन के देना, इसके वास्ते मतदान कर रहे हैं अभी। जैसे अभी आपने जाति जनगणना की बात कर दी है ना, तो उससे मुझे याद आया कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से ही, उससे पहले से ही एक आंदोलन यहाँ बड़ा तेजी से चला, मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण के लिए, है ना, मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन, जिसके लिए कहा गया है कि लोकसभा में उसका बड़ा असर रहा और बीजेपी जो इतनी कम सीटें जीत पाई, मात्र 9 सीटें जीत पाई, उसके पीछे एक बड़ा रोल इसी का था। मराठवाड़ा में पूरी तरीके से सारे एक सीट सेट जीते हैं, तो ऐसे ही रहा पूरे महाराष्ट्र में, हाल उनका खराब रहा। अब जिस विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो क्या मराठा आरक्षण फिर एक बार मुद्दा है, या इस बार जातिवाद नहीं, इस बार कुछ और देख के मराठा आरक्षण का मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा। और मनोज जरांगे पाटिल ने 2 दिन ही पहले कहा है, जिन्होंने मराठा आरक्षण के लिए धोखा दिया वो सबको गिराना है। तो ये जिसको गिराना है वो तो भारतीय जनता पक्ष के हैं। देवेंद्र फडणवीस जो बात करता है वो मराठा के खिलाफ बात करता है। देवेंद्र फडणवीस तो कहते हैं कि आज तक किसी ने दिया नहीं, हमने 10% दिया मराठा को आरक्षण। तो जो 10% दिया है उसका अगर एनालिसिस अपन करें तो बिहार में जब 65% रिजर्वेशन हो गया, वो हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और ये 10% आरक्षण मराठों ने मांगा ही नहीं है। मराठा क्या मांगते हैं, हम ओबीसी में होना, और ओबीसी समाज इससे नाराज होता है। मैं ओबीसी समाज के बीच जाता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, फिर तो 30-32% मराठा हैं महाराष्ट्र में, अगर वो हमारे रिजर्वेशन में आ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। ओबीसी समाज ही कहता है, इसी को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है पूरी महाराष्ट्र में। बराबर है, हम मराठा जो है ओबीसी की किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन ये कब हो जाएगा, जाति न्याय जनगणना बन जाएगी। यहाँ पर ओबीसी कितना है, मराठा कितना है, मुस्लिम कितना है, ये जब आ जाएगा, सेंसस आ जाएगा, कोई हिसाब से जब रिजर्वेशन पड़ेगा तो 50% बैरिकेड जो है तो खुल जाएगा और सबको न्याय मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी ने जो बात की है, जाति न्याय जनगणना और 50% का बैरिकेड निकालना, ये सबसे बड़ी बात है और इसमें पूरे देश में एक क्रांति बन जाएगी। 70 साल में क्यों नहीं बना? ये जो एडवोकेट लोग सब जो बोल रहे हैं ना, तो 70 साल हो गया तो पहले क्यों नहीं बना? ऐसा हमारा मैं बोलता हूँ इस पे, आपकी उम्र कितनी है? 70 साल में पूछते वक्त 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इसके वास्ते ये 15 साल आपको मिल रहे हैं। बीजेपी को कब मिल रहे हैं? 70 साल का एजेंडा कब एक्सेप्ट किया जनता ने? 14 में। अगर 14 से आज तक 24 तक आपने क्या किया ये नहीं बताते बीजेपी वाले भी, बीजेपी वाले भी नहीं बताते 15 साल में क्या किया। 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे मेरे बाप ने कुछ नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरा बाप अगर कंगाल है, अगर मैं पैदा हूं, मैं करतूत में आया, बड़ा हुआ, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। कब मैं बोलूं मुझे कुछ नहीं करने का, मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। ये मोदी सरकार नहीं है। 15 साल पीरियड कम है, उसमें तो उन्होंने बहुत काम करे, बैकलॉग भर के निकाले, बहुत कामों का बैकलॉग निकाले। लेकिन आजकल बहुत बोले तो 100 कामा है, 100-150 कामा है। उसमें से पहला काम मैं इतना बोल सकता, इतना काम मैं बोल सकता कि अनाज चावल पहले 15 दिन को एक बार खाने को नहीं मिलता था। हम बोले एकादशी रहती थी, वो 12 को मिलता था। अब 80,000 लोगों को राशन फ्री मिल रहा है। ये बड़े लोगों को मालूम नहीं होता, हमारा गरीब लोगों के हाल। 80 हाँ कह तो 80 कोटी लोकांना राशन मिळते। तर 100 वर्ष नाही नसेल, ह्याच्यापूर्वी कधी 100 ग्राम साखर जर मिळालेली असेल तर बिलकुल आमचं ओबीसीचं किंवा अजून कुणाचं काढून मराठाने द्या, आमचं असं खास म्हणणं आहे। पहिला अर्धा किलो कधी जर साखर दिलेली असेल तर, किंवा महिलाला आता सामान्य महिला झोपडीत राहणाऱ्याला 1500 रुपये दिलं, 15 पैसे मिळत नाही साहेब, एक रिफिल घ्यायला पैसे मिळत नाहीत। आम्ही 2 पैशाला शाही घेऊन शिकत होतो। आज सामान्य महिलाला, अशी करोडोपती माणसं आहेत त्यांच्या महिलाला नाही, पण गरीब माणसं 70% महिला अजून गरीब आहेत आपले, त्यांना पैसे मिळतात। तर हे मिळणं म्हणजे काही वाईट नहीं। वो जिक्र कह रहे हैं कि आप लोग जो है बड़े लोग हैं, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मुफ्त राशन मिला है
या लाडली बहना का सुनिए तो, लाडली बहना का 1500 रुपये मिला है, पर वो कह रहे हैं जो गरीब आदमी है जिसको मिला है ये, उस पर असर पड़ता है और उससे फर्क पड़ता है चुनाव पे। फिर लगता है बेशक असर पड़ता है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर देश में विकसनशील राष्ट्र हम बन रहे हैं तो फिर ये देने की क्या जरूरत है? ये जो तुम रेमेडी दे रहे हैं ना 1500 रुपए की, ये जो तुम दे रहे हो रेमेडी, ये जो इलेक्शन के अब आ रहा है पास, इसलिए ये 1500 रुपए तुम दे रहे हो। और इस तरह के वादे तो सभी लोग कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी जो है वो भी तो इस तरह के वादे कर रही है। वो तो ये भी कह रही है यहाँ 1500 दे रहे हैं, बगल में कर्नाटक में हम 2000 दे रहे हैं, नहीं कह रही है। तो फिर किसानों के मुद्दे का भी असर पड़ेगा। अब केंद्र शासन का आपने मुद्दा निकाला, मैं तो महाराष्ट्र के वास्ते बोल रहा था, लेकिन वो जो का आप बोल रहे हैं अभी अनाज फ्री में बांटना, एक किसान का उपज क्यों फ्री में बांटना? आप केंद्र के जो गरीब है, गरीब को रिचार्ज फ्री में बांटो, गरीब को कपड़ा फ्री में बांटो, गरीब को जो कई प्रोडक्ट्स है कंपनी से आने वाले वो फ्री में बांटो ना। किसान ही खुला है फ्री में बांटने को। अभी विकास बोले, बहुत सारे लोग हैं ना जिसे वो बता रहे हैं जरूरत होती है। अब जैसे कोविड के समय में अनाज जो बटा, उसमें मुझे याद, मैं उत्तर प्रदेश में था, इलेक्शन कवर कर रहा था 2022 में, तो लोग बहुत खुश थे उस बात से। उनका कहना था भाई कि उस समय खेती बाड़ी उतनी उस तरीके से हो नहीं रही थी, है ना, रोजगार उतना मिल नहीं रहा था, सब लोग घर में बैठे हुए थे, तो तब वो योजना शुरू हुई, तब से वो कंटिन्यू हुए। तो दिक्कत क्या है? अन्न सुरक्षा विधेयक लाया तुमने, किसान कैसे मरा उसमें? फ्री में बेचने के लिए तुम अनाज की कीमती जो है गिरा रहे हो ना तुम, सरकार में बैठ के आयात करके, सरकार से खरीद के, सरकार किसान से खरीद के फ्री में देती है ना। हाँ, तो हम बता रहे हैं, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम प्राइस एक्ट क्यों नहीं लागू कर दिया तुम? आपने अन्न सुरक्षा एक्ट लाया, कौन सा गवर्नमेंट है ये मुझे नहीं सोचना, कांग्रेस का था या भाजपा का था, ये सब किसान के जो माथे पे बैठ रहे हैं, किसान का जो नुकसान कर रहे हैं, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। ठीक बात है। थोड़ा और वकील लोगों से बात, आप लोगों से बहुत सारी बात कर ली, और लोगों से बात करते हैं। आप लोग नौजवान, आप वकील हैं सब लोग? आप वकील हैं, क्या नाम है आपका? एडवोकेट महेश शिंदे। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सॉरी, 15 साल से। 15 साल से। चुनाव का वक्त चल रहा है, चुनाव का वक्त चल रहा है विधानसभा का, तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? ओनली अमित देशमुख। क्यों बेहतर लगता है डेवलपमेंट की वजह से। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, महाराष्ट्र के लिए कौन ठीक? महाविकास आघाड़ी। अभी जो सरकार है एक नाथ शिंदे की, इसका काम नहीं ठीक लगता? नहीं सर, पूरी गद्दारी के वजह से जो कॉमन पीपल है उनको ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं है। पूरा पार्टी का जो गद्दारी का जो माहौल है, इसके वजह से पार्टियां टूटी हैं। हाँ, पार्टियां टूटी इसके वजह से। राष्ट्रवादी और शिंदे गट का जो हुआ, वो अजित पवार ने और शिंदे साहब ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। जो कॉमन पीपल का यही अप्रोच है अभी तो। एडवोकेट जी कोदड़े। अच्छा, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? 45 साल हो गए। 45 साल, बहुत लंबा वक्त हो गया। तो क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे माहौल दिख रहे हैं? चुनाव में लोकल मुद्दे बहुत है। कैसे? लातूर का डेवलपमेंट 0 हो गया। अच्छा, पानी नहीं, वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए अब तक, इसीलिए लातूर की जनता नाराज़ है। सांगाई सिटी की तरफ लेके जाने वाले थे, मगर सब की तरफ कचरे का ही माहौल है, और ये सब गंदगी दूर करना है तो बदलाव जरूर चाहिए। बदलाव यहाँ विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। अमित देशमुख कैसा काम रहा उनका जो विधायक है? नहीं, कोई किसी के बाद वैयक्तिक हम नहीं कमेंट करने वाले हैं। काम कैसा रहा इसे 5 साल? अब हिसाब का वक्त होता है ना चुनाव का। काम नहीं है, इसीलिए तो परिवर्तन चाहते हैं ना हम। काम के लिए दूसरा आदमी लाना। तो आप बताइए कैसा काम रहा अमित देशमुख का? क्या नाम है आपका? मैं इस वक्त कुछ बात नहीं कर सकता वो काम के वास्ते, तो कुछ काम ही नहीं हुआ। अच्छा, जैसे यहाँ पे सामने अर्चना पाटिल चुनाव मैदान में आई, शिवराज पाटिल की बहू हैं और वो विलासराव देशमुख के बेटे हैं। दो बड़े नेता और उनके परिवारों के टक्कर होने वाली, कैसा लग रहा है? क्या नाम है? इनका ओपिनियन ले। बोला क्या नाम है आपका? एडवोकेट अर्कित चौहान। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 33 साल से। बताइए, तो आप भी बहुत प्रयास सीनियर हैं, वो आपके सीनियर हैं, मान सकते हैं जी। क्या लग रहा है? देखो, लोक प्रतिनिधि का काम रहता है लोगों में जाने का, और उनके जो दिक्कतें है
वो दिक्कत सुलझाने का, ये कभी जाते ही नहीं, लोगों से मिलते ही नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आप लोगों? जैसे महाराष्ट्र में पिछले 5 साल से हम लोगों ने देखा बहुत खिचड़ी रही। महाराष्ट्र में हम नहीं जाएंगे। नहीं, क्या लगता है आप? अरे आप तो सर इतने सीनियर वकील हैं, आप तो महाराष्ट्र में भी नजर रखते होंगे ना। महाराष्ट्र का ये पोजीशन हम चाहते हैं कि स्टील साइलेंट स्टेबल सरकार चाहते हैं हम। अच्छा, तो किससे उम्मीद लग रही है मिल पाएगी? महायुति, महाअघाड़ी? देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हमें उम्मीद लगती है। और मुख्यमंत्री देखना राज्य में वो मुख्यमंत्री का जानते हो, उनके इसमें अगर इनका ये आ गया तो स्टेबिलिटी आ जाएंगे महाराष्ट्र में, ऊपर से फंड्स भी आएंगे और महाराष्ट्र की जनता के कुछ काम भी हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। अच्छा, अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं मुख्यमंत्री? हाँ, बनेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लगता है? बनते हैं। ये भाई साहब कौन, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट दीपक मठपति, स्टैंडिंग चेयरमैन लातूर महानगर पालिका। वकील भी हैं, वकील भी हूँ और नगर सेवक, नगर सेवक, कॉर्पोरेटर, पार्षद हैं आप? यस, हमारे तो पार्षद बोलते हैं। यस। अच्छा, भाजपा से जुड़े हुए हैं आप? भाजपा से जुड़े। कैसे चल रहा है चुनाव? एकदम एक नंबर, एक तरफी चुनाव है, भाजपा चुन के आएगा। ये तो बिल्कुल नेता वाली बात कर दी आपने। अगर एक तरफा चुनाव था और जीत रहे तो लोकसभा चुनाव क्यों आ रहे फिर आप? लोकसभा चुनाव में थोड़ा अलग फैक्टर था मराठवाड़ा में, बताइए। कास्टिज्म पे हो गया। अब इस बार वैसा नहीं होगा, ये सब डेवलपमेंट पे है। लोगों ने बताया आपको ये बात कि इस बार नहीं देंगे? महाविकास बदल क्या, क्यों ऐसा लगता है भाई? अभी लोकसभा चुनाव हुए कितना वक्त हुआ है? थोड़ा वक्त तो हुआ है। हरियाणा, मनोज जरांगे, हरियाणा का, हरियाणा की बात दूसरी तो है। उससे कार्यकर्ता अलग है, महाराष्ट्र कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। एक मिनट, कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है भाजपा वाले। हरियाणा जीतने के बाद से यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। लोकसभा में जोश नहीं था? जोश था, लेकिन यहाँ पे मराठवाड़ा में जरांगे साहब का फैक्टर चल गया, इसकी वजह से हम बैकफुट पर थे। मराठा जो आंदोलन है वो तो अभी भी जारी है। नहीं, अभी खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? उन्होंने उनकी भूमिका जाहिर कर दी है। वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो लोग समझदार है वो इनके हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट प्रदीप सिंह गंगने। क्या करते हैं? सॉरी, कितने साल से प्रैक्टिस कर मैं रहे हैं? अभी 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से? जी। अच्छा, तो जैसे ये बात बता रहे थे भाई साहब जी कि मनोज जरांगे पाटिल जो है उनका मराठा आरक्षण का फैक्टर अब नहीं रहा है चुनाव में, लगता है आपको ऐसा? नहीं, पूरा नहीं हो सकता है ऐसा, कुछ फैक्टर रहेगा। मगर जब आप बोल रहे हैं कि लोकसभा का जुडिक्शन बड़ा होता है, वैसे ही अभी विधानसभा का जुडिक्शन छोटा होता चलता है, तो लोग सोचते हैं कि कौन सा आमदार हमारा फ़ोन उठाता है, हमारा SMS का रिप्लाई देता है, हमारे छोटे कामों में कौन सा आमदार आता है, ये सब बातें नज़र में देख के चुनाव होता है। तो अभी इस बार लातूर में क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? लातूर में अभी ये माहौल तो ऐसा सभी लोगों का कहना है कि बाबा हर जो 15 साल से जो यहाँ आमदार दिए हुए उन्होंने इस 15 सालों में लोगों के हद तक कुछ मांगों को पूरी नहीं की है, ये लोगों में नहीं रहते हैं, ऐसे बहुत कुछ मसले हैं जो लोग कहते हैं। और लोग ऐसा बोलते हैं कि इस बार चेंज करना ज़रूरी है। अच्छा, जो कि लातूर को विकास, हमारा लातूर का बैकग्राउंड देखा जाए तो यहाँ से लेट विलासराव जी देशमुख जी ने काम किया है, शिवराज पाटिल ठाकुरकर जी ने काम किया है, नीलेंगकर जी ने काम किया है। अमित देशमुख ने किया। जो उनकी जो नाड़ थी, जो आम आदमी के साथ जुड़े हुए थे, ऐसा लोगों का कहना है कि वो आम आदमी से जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, तो 3 बार से जीत कैसे रहे हैं? नहीं, 3 बार जीत चुके हैं। यहाँ विलासराव साहब जी की बहुत बड़ा नाम है, उनको देख के वोटिंग किया है। अभी आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी 2-4 दिनों से जब नाना पटोले जी की सभा हो गई प्रदेशाध्यक्ष जी की, कि तो उसमें कुछ महिला और युवा वर्गों ने पानी के मसले के बारे में बोर्ड दिखाए, लातूर के मांगों को लेके बोर्ड निकाले, लातूर को कब वक्त दिया इसलिए बोर्ड निकाले। क्या बड़ी मांगे हैं लातूर की? बहुत है, पानी का मसला है, लातूर के डेवलपमेंट का मसला है, रस्तों का मसला है। पर जैसे प्रदेश में, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी गठबंधन की है, महायुति की है, उसने क्या किया लातूर के लिए? नहीं, पानी की समस्या लंबे समय से है। देवेंद्र फडणवीस 14 से 19 रहे, 19 से जो 24 की सरकार उसमें 2.5 साल रहे, 7.5 साल रहे, उन्होंने क्या किया? रेलवे कोच का प्रोजेक्ट लाया है। उसी तरह महाराष्ट्र युति सरकार ने तुम्हारा मराठवाड़ा ग्रिड प्रोजेक्ट लाया है। हमको लातूर के लोगों को महाराष्ट्र सरकार से मांगे हैं, वो पूरे करे नहीं करे वो हमको मतलब नहीं। हमारा जो MLA है, जो स्थानिक
प्रश्नों को लेके काम करना चाहिए, वो हमको हमारे एमएलए से अपेक्षा है। आप बोलेंगे खासदार क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारा एमएलए हमारे लोगों से जुड़ा होना चाहिए, हमारे लोकल के प्रश्नों को छुड़ाने वाला चाहिए और लोगों में रहने वाला चाहिए। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट ऊपर से कितने साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस आप? 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। क्या इस बार चुनाव में क्या दिख रहा है माहौल? चेंज आने वाला है, चेंज आने वाला है, लोकल चेंज आने वाला है। ऊपर महाराष्ट्र में उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसका आइडिया नहीं है। तो महाराष्ट्र के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? वैसे पिछले 5 साल से हमने देखा 2 सरकारें रही प्रमुख तौर पर। एक महायुति की जो भी चल रही है, उससे पहले महाविकास अघाड़ी की थी, 2.5 साल मान लीजिए लगभग, है ना। तो अब 5 साल बाद आप लोग हिसाब देख रहे हो ना कि किसका ठीक रहा, कि उसकी महाराष्ट्र के लिए कौन बेहतर लगता है? आप लोग दोनों लोग काफी सीनियर दिख रहे हैं उसको, महाराष्ट्र के लिए कौन बेहतर है? क्या नाम है? मैं एडवोकेट देशपांडे, काशीनाथ देशपांडे। महाराष्ट्र के लिए फडणवीस साहब जो है, देवेंद्र फडणवीस जी, उनको पर्याय नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और उनके ऐसा और कोई नहीं है? हाँ, नहीं, ही इज द बेस्ट मैन एज ए सीएम। फिर उनको सीएम क्यों नहीं बनाया गया? कब? जरा नंबर कम आ गए थे ना, नंबर कम आए तो वो बने नहीं, बाद में अलायंस हो गया। अलायंस में तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो एडजस्टमेंट नहीं होती तो वो लोग नहीं आते थे इधर, ऐसी बात है। महाराष्ट्र में क्या है, ये जो एक पार्टी से चुन के आते हैं गठबंधन में, फिर सरकार बनाते हैं दूसरे के साथ, तो वो तो बुरा नहीं लगा, ये तो बुरी बात हो गई पहले तो। फिर बाद में उधर का इधर जा रहा है, इधर का उधर जा रहा है। अब मैं समर्थक बीजेपी का हाउस होल्डर क्यों हूँ, लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए कि बीजेपी को अगर मैं वोट दिया तो बीजेपी का बाद में दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। अब लोग परेशान हो गए इस बातों से कि कौन किस पक्ष में जा रहा है, कौन पार्टी कब चेंज कर रहा है। ये खोके बोलते, वो कुछ तो भी बोलते, सही में क्या है जनता को मालूम नहीं, पढ़े लिखे को बिल्कुल ही मालूम नहीं। ये जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको कुछ तो भी सोचना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये वकील वर्ग है, इनको इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा कि भाई हम जिसको वोट दे रहे वो उसी में रहेगा क्या टिक के। अगर एक सरकार टिक के रहेगी तो कुछ ना कुछ विकास भी हो जाएगा अपने आप। बेरोजगारी की समस्या है, बिल्कुल है। पानी की समस्या आप जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत पुरानी समस्या है लातूर की, मगर एक दूसरी तरफ अगर देखिए तो रोड अच्छे हो गए, शिक्षा प्रणाली में भी थोड़ा सा ये दिखता है, बेरोजगारी की समस्या है। और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ बार बार उसी पे आ रहा हूँ, एक गठबंधन की सरकार कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक ही महाराष्ट्र में तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकारें ही रही हैं। ये शाप है, ये महाराष्ट्र के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए शाप है। और अगर एक बार पूरे पार्टी को बोलता हूँ, तुमने सरकार किए ना इतने दिन, तो दूसरा आ रहा है तो देखो उसको, पहले लोगों को भी समझना पड़ेगा। तुम चेंज करो और उसको दो ताकत, दो उसको, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मगर कांग्रेस की शासन तो बहुत है यहाँ पे, बहुत सालों से है। महाराष्ट्र में भी थी, गठबंधन की थी, मगर महाराष्ट्र में थी। अगर कोई आता है चुन के 2 गठबंधन का, तो उसमें अड़ंगा डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो अच्छे बड़े नेता है जिसका नाम लेना, मैं छोटा आदमी हूँ, नहीं नाम लेना उनका, मगर ये जो नाटक चल रहा है महाराष्ट्र में वो आप कह रहे हैं जो पार्टियों को टूटना है, इधर का उधर जाना है, वो पसंद नहीं है। ये भी पसंद नहीं। और दूसरा ये है कि एक वर्ग को, बहुत ही माइनॉरिटी है, उनको टारगेट किया जाता है, वो ये बुरी बात है। आप वोट जिहाद की जो बात हो रही है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। क्यों टारगेट कर रहे हैं उसको? कौन करता है टारगेट? कोई भी कर रहे, किसी भी पार्टी के, हर पार्टी के कर रहे। और जो ब्राह्मण सुधारणावादी थे, मैं तो ये बोलता हूँ, फडणवीस तो मुख्यमंत्री रहे, अभी डिप्टी सीएम है। वो काम कर रहे तो क्या करेंगे, काम नहीं करने का तो क्या करेंगे? टारगेट कौन कर रहा है ब्राह्मणों का? ये जो कर रहे हैं ना, अभी ये नाटक चल रहा है ना, महाराष्ट्र में सब देख रहे हैं, एक ही को टारगेट कर रहे हैं। और जो अच्छे पुराने ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने सुधारना करे, उसका नाम कोई नहीं लेता। ये रुकना चाहिए। ये आप मराठा आरक्षण वाला जिक्र कर रहे हो? मराठा आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं, हम कोई भी, किसी के कोई खिलाफ नहीं, मगर ब्राह्मण लोगों को जो टारगेट किया जाता है वो गलत बात है। कौन कर रहा है, समझ नहीं पा रहा। हर पार्टी का बोल रहा हूँ मैं, हर पार्टी, हर संगठन, हर संगठन, ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इतना मैं बोलूँगा। कैसे रुकेगा? समझदार है आप, समझ गए इनका। कैसे रुकेगा ये, आप ये कह रहे हैं? कैसे रुकेगा ये? कैसा रुकेगा? अब लोग तो कहेंगे भाई कि आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का विरोध है, पर ब्राह्मण तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, अभी डिप्टी सीएम है, बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है। ब्राह्मण का एक शाप है कि 2 ब्राह्मण एक कभी नहीं होते। अच्छा। और ये बटेंगे कटेंगे हम नहीं बोलते, मगर
ब्राह्मण कभी भी एक नहीं होता, और हर संगठन में ब्राह्मण है, ये भी बोलता हूँ, अच्छे ओहदे पे है। उन बड़े लोगों को सोचना चाहिए कुछ तो। ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है, ये महाराष्ट्र में चल रहा है? बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलता। और कुछ पूछने का है क्या मेरे को यारों में? थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो चलिए, ये महाराष्ट्र में हम हैं, लातूर के वकील हैं और अपने मुद्दे बता रहे थे, चुनाव के बारे में बता रहे थे कि चुनाव में क्या माहौल है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार आनी चाहिए, लातूर के क्या बड़े मुद्दे हैं, पानी की बात हुई, रोजगार की बात हुई। बाकी यहाँ के जो विधायक हैं फिलहाल अमित देशमुख, उनके हिसाब का भी लोगों ने बताया कैसा रहा उनका काम धाम। बाकी 23 तारीख को नतीजे आएंगे, तभी स्थितियाँ क्लियर होगी। एक नाराजगी भाई साहब सीनियर वकील थे उनकी तरफ से थी कि जो तोड़फोड़ चलता है वो पसंद नहीं, स्थिर सरकार होनी चाहिए। देखते हैं किसी सरकार होती है, 23 तारीख के बाद ही ये फैसला हो पाएगा। बाकी हम महाराष्ट्र घूम रहे हैं, यूँ ही आपको लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी है। शुक्रिया।